हेलो बच्चों, आज मैं आपको जो क्लास 10th का आपको डीओई का प्रैक्टिस पेपर मिला है, प्रैक्टिस पेपर 2, ठीक है, इसका पार्ट बी करवाऊंगी। पार्ट हम ये शुरू कर चुके हैं, पहले ही पार्ट ए कर लिया है हमने। अब पार्ट बी के भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए आज हम क्वेश्चन करेंगे 3 मार्क्स वाले 27 से 33 तक। फिर हमारे पास ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन रह जाएंगे, फिर ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन 27 है हमारे पास। Books dealing with cleanliness has to be stacked up in such a way that all books are stored topic wise and the height of the stack is the same. The number of books on cleanliness of nails is 96 and the number of books on cleanliness of face is 240 and the number of books on cleanliness of hand is 336. Assuming that the books are of the same thickness, determine the number of books in each stack. ठीक है, साफ सफाई पर आधारित पुस्तकों को इस तरह रखा जाना है कि सभी पुस्तकें शीर्ष अनुसार हो तथा पुस्तकों के ढेर की ऊंचाई समान हो। नाखूनों की साफ सफाई पर पुस्तकों की संख्या 96, चेहरे की साफ सफाई पर पुस्तकों की संख्या 240 और हाथों की साफ सफाई पर पुस्तकों की संख्या 336 है। यह मानते हुए कि पुस्तकों की मोटाई समान है, प्रत्येक ढेरी में पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपसे पता है क्या कह रहा है, बुक्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, कौन सी बुक है ये? क्लीनिनेस के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर जो बुक्स है। अगर आप नाखूनों की साफ सफाई पर पुस्तकों की संख्या देखो तो वो 96 है और चेहरे की साफ सफाई पर देखो तो 240 है। ठीक है, हाथों की साफ सफाई की पुस्तकों की संख्या देखो तो 336 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन पुस्तकों की ढेरी की ऊंचाई जो है, जैसे कि आप देख रहे हो ना, एक के ऊपर एक रखना, मतलब अगर ऐसे है तो यहाँ रखना, फिर यहाँ इस हिसाब से रखना है कि जो पुस्तकों की मोटाई है ना वो सबकी बराबर है। तो फिर आप बताओ कि एक ढेरी में आप कितनी बुक रख पाओगे ज्यादा से ज्यादा, वो आपको बताना है कि एक इसमें कितनी रख पाओगे। अगर मैंने ये नेल्स की ले ली यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने किसकी ले ली और किसकी मुझे इंफॉर्मेशन थी, हैंड्स के लिए थी, फेस के लिए थी। तो मुझे बताना है कि एक डेयरी में मैं मैक्सिमम कितनी बुक्स रख सकती हूँ। तो कई बच्चे तो ये क्वेश्चन देख के ही कंफ्यूज होंगे कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। देखो, इससे पहले हमने डीओई का प्रैक्टिस पेपर 1 किया है, प्रैक्टिस पेपर 2 का भी हम पार्ट बी के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसमें भी मैंने आपको बताया था, जब भी चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन होगा, अगर आपको कह रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो इसका मतलब आपको उस केस में एचसीएफ निकालना है। और अगर कहे कुछ चीज कम से कम बताओ तो उस केस में आपको एलसीएम निकालना है। कई बच्चे क्वेश्चन पढ़ के ही छोड़ देते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा, तो उसने साफ साफ लिखा है यहाँ पर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। तो नंबर ऑफ बुक्स की एक डेयरी में कितनी पुस्तकें आ पाएंगी, तो ज्यादा से ज्यादा जितनी पुस्तक आ पाएंगी हम उतनी पुस्तक उसके अंदर रखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ मैक्सिमम की तो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर उन्हें इंग्लिश में कहीं पर कई बार होता है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आता, तो आप एक बार हिंदी मीडियम वालों का क्वेश्चन रीड कीजिएगा, क्योंकि हिंदी में हमारे को कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन एकदम समझ आ जाता है, इंग्लिश में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है। ठीक है, चलिए, तो अब इस इतना आपको कंफर्म हो गया कि इसमें आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो किस किस का निकालने वाले हैं हम? 96, 336 और 240 का। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 96 था, 240 था और 336 था। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड से निकाल देती हूँ। तो अगर मैं यहाँ 96, तो ये 2 की टेबल से जा रहा है। ये फैक्टर्स आपके आगे पीछे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे वाले ही आप लिखो। ठीक है, बस फैक्टर सही निकालना आप। ठीक है, चलो करते हैं यहाँ पर। तो ये 2 की टेबल में आ गया 48 पे, 2 की टेबल में आ गया 24 पे, ये 12 पे आ गया, ये 6 पे आ गया, 3 पे, 3 बन गया। तो 96 के आ गए मेरे पास 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 इंटू 3। अब 240 के निकालते हैं। चलो यहाँ पर, तो 2 की टेबल में 120 पे आएगा, फिर 2 की टेबल में 60 पे आएगा, 2 की टेबल में 30 पे आएगा, 2 की टेबल में 15 पे आएगा। अब ये 3 की में आएगा, 2 की में नहीं आएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 336 के निकालते हैं। ये भी 2 की टेबल में आता है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 13 2 6 जा 12 हो जाएगा और 2 8 जा 168 पे आता है ये। ठीक है ना, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे 168 पे ही आता है। चलिए अभी आगे देखते हैं। ये 2 की टेबल में आता है 84 पे,
42 पे आएगा ये, 1 मिनट को हटा के लिख देते हैं 42। 2 की टेबल में आता है ये 21 पे, 3 7 जा 7 1 जा 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब HCF का मतलब है कॉमन निकालना, जो तीनों में कॉमन है ना, 2 2 2 तीनों में कॉमन है, ये वाला 2 भी तीनों में कॉमन है। पता है, आप इसे ना साथ साथ लिखते रहा करो सर्कल लगा के। कई बच्चे ना पहले सर्कल लगा देते हैं फिर लिखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ना छूट जाता है एक आधा नंबर लिखना। ठीक है, आप साथ साथ लिखते रहिएगा। तो 2 2 और 2, फिर 2 है एक बारी और, 3 भी है तीनों में, तो मैंने 3 भी लिख दिया है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, इसका मतलब HCF आ गया 48। तो अगर मैं यहाँ देखूं क्या था, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो कितनी चाहिएंगी, एक उसमें कितने बुक्स लगेंगी, 48 बुक्स लगेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके 27 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। फाइंड द मीन ऑफ द चिल्ड्रन पर फैमिली फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। आपको एक डेटा दे रखा है और आपको मीन निकालना है। निम्न सारणी परिवारों में बच्चों की संख्या को दर्शाता है, प्रत्येक परिवार में मध्य बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मध्य आपको इसमें निकालना है। चैप्टर नंबर 13 देख के पता चल गया होगा चैप्टर 13 का है, और कई बच्चों को तो चैप्टर 13 बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ फॉर्मूले याद करने और उन्हें इंटरेस्टिंग भी लगता है ना। तो जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं ना, आप बोर्ड में वही कीजिएगा पहले। हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पार्ट वाइज करें। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि कोई सा भी पहले कर दो, तो कभी क्वेश्चन 1 कर लो, कभी 18 कर लो, ऐसा मत कीजिएगा। एक एक पार्ट का एक एक क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ कैंडिडेट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे बच्चों की संख्या। ठीक है, तो ये मेरे पास है CI। उसके बाद लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ फैमिली, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे परिवारों की संख्या, जो कि मुझे F दे रखा है। तो 5 है, 11 है, 25 है, 12 5 और 2। ठीक है, अब मीन निकालना है, ऐसा कोई तरीका लिखा नहीं है, तो हम कोई से भी तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब मीन तो आसान वाले तरीके से निकालेंगे। फिर तो हम जब लिख के नहीं दिया है तो समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ, तो एफ का टोटल तो यही हो जाएगा, पर एफ एक्स चाहिए, तो इसका मतलब उसके लिए एक्स चाहिए, फिर एफ एक्स आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। एक्स कैसे निकलता था, इन दोनों के बीच की, है ना, मैं यहां निकाल दूं, तो 0 प्लस 1/2, तो 1/2 आ जाएगा 0.5, तो यहाँ आ गया 0.5। फिर है 1 प्लस 2/2, तो 3/2, तो 1.5। अब क्या सारे ऐसे निकाले एक एक कर करके, नहीं, ये मैंने आपको जब हमने इस चैप्टर की वर्कशीट्स की थी ना, मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर इनके गैप्स इक्वल है ना, तो आप क्या करो, इसमें भी वही कर दो। तो 1 1 का गैप है ना, इसमें भी प्लस करते रहो, 2.5 3.5 4.5 और 5.5। ठीक है, बस अब तो हमें इंटू करना है तो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंटू कर देती हूँ। चलो, तो अगर हम 5 को 0.5 से करेंगे, तो मैं सारे इंटू करके लिख देती हूँ जल्दी से। ठीक है, तो 2.5 आ जाएगा, यहाँ पर 16.5 आएगा, 62.5 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 42 आ जाएगा। मैंने ये इंटू कर रखे थे, तो मैं इसको ही फटाफट से लिख देती हूँ, तो इनका टोटल भी लिख दिया मैंने साथ साथ। ठीक है, बस अब तो वैल्यूज पुट करनी है। समेशन एफ एक्स मतलब 157 और एफ मतलब ये, इसको बंद कर देना है यहाँ पर। तो मीन आपका आ गया, कितना मीन आया आपके पास, आया 2.616 अप्रोक्स, लगभग इतना आया। क्योंकि अभी आप इसको डिवाइड करने वाले हो ना, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर अप्रोक्स लगा दिया। ठीक है, चलिए 28 भी हो गया। आते हैं 29 पे। इंटरनल चॉइस है। इंटरनल चॉइस देख के ना एक खुशी सी होती है कि चलो ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक दुख भी होता है कि जो चैप्टर ऊपर वाला है ना, वही नीचे वाला है, सेम ही चैप्टर है। चलो देखते हैं क्या है। यहाँ हमसे कह रहा है ABC इज अ राइट एंगल एट C, फिगर गिवन है। लेट BC इज इक्वल टू A, CA is equal to B and AB is equal to C, and let P be the height of a perpendicular from C on AB. Show that CP is equal to AB. ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C समकोण है। माना BC, CA और AB तीनों चीज मुझे दे रखी है, और C से AB पर डाले गए लंब की लंबाई P है, ये वाला।
तो क्या दर्शाना है ये, देखो एक त्रिभुज आपको दे रखा है, ट्राइंगल, राइट एंगल है जबकि वो, ठीक है, और सी पे राइट एंगल है। अब आपको सब चीज यहाँ पर दे रखी है, मतलब ए बी की लेंथ दे रखी है, हाँ उसमें नहीं दे रखी है 1 2 3 नंबर फॉर्म में नहीं है, अल्फाबेट फॉर्म में, ठीक है ना। अब आपसे वो कह रहा है कि सी से आपने क्या किया, ए बी पे एक लंब डाला, मतलब कि परपेंडिकुलर डाला, जो कि डी पॉइंट है, तो इसका मतलब ये 90 है ना, ठीक है, और उसकी मुझे लेंथ भी दे दी है सी डी की पी। अब मुझे यहाँ पर शो क्या करना है, शो मुझे करना है सीपी इज इक्वल टू ए बी, ये मुझे शो करना है। तो हम इसको कैसे शो करने वाले हैं, तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया लगाऊं तो हाफ बेस इंटू हाइट लगने वाला है, ये होने वाला है ना। चलो फिर करते हैं कुछ इसको ही ऐसा, तो पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ मुझे क्या क्या दे रखा है। ए बी मुझको दे रखा है सी, बी सी मुझे दे रखा है ए, और सी ए मुझको दे रखा है बी, ठीक है। एक और चीज दे रखी है सी डी, वो मुझे दे रखा है पी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लगाया, जो होता है मेरे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है राइट एंगल ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, वो हाफ इंटू बी इंटू एच ही होता है। अब मेरे पास अगर बी ये है, बी सी, तो हाइट मेरे पास ये होगी ए सी, ठीक है ना। बीसी मुझको पता है ए है, ए सी मुझको पता है बी है, लेकिन अगर अब की बार मैं बी इसको ले लूं, इस वाले को, ए सी को, ठीक है ना, मतलब इस ट्राइंगल को मैंने ऐसे घुमा दिया, यहां पर मैंने ये जो है मेरा ए बी हो गया और ये सी हो गया, ऐसे बना दिया ट्राइंगल। ऐसे भी तो बना सकते हो, देखो ट्राइंगल मेरा दोनों ही केस में सेम है, मैंने ट्राइंगल को चेंज नहीं किया है। हाँ वो ट्राइंगल जो एक ऐसे था उसको घुमा के मैंने उसको क्या कर दिया, नीचे की साइड कर दिया। तो अब मेरा सिर्फ यहाँ पर बेस और हाइट चेंज होगा, उसके सिवा कुछ चेंज नहीं होगा, सारी मेजरमेंट्स मेरे पास सेम है। एसी मेरे पास यहाँ पर बी था तो बी ही रहेगा, वो मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो कि मेरा हाफ इंटू बी इंटू एच होता है, तो मेरे पास हाफ इंटू, अगर मैं बी लूं तो अब की बार जो मेरा बी है वो मेरा ए बी हो जाएगा, और जो हाइट है वो मेरी सी डी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हाफ इंटू में ए बी की जगह सी और सी डी की जगह पी हो जाएगा। अब देखो ये जो दोनों एरिया मैंने निकाले हैं, ये दोनों जो क्षेत्रफल निकाले हैं, ये निकाले तो मैंने एक ही त्रिभुज के हैं, अलग अलग त्रिभुज के थोड़ी ना निकाले हैं ये मैंने। तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एक त्रिभुज का एक ही तो क्षेत्रफल हो सकता है, दो थोड़ी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको इक्वल रख देते हैं यहाँ। तो इसका मतलब इस, अच्छा मैं इनको ना इक्वेशन 1 और 2 मान लेती हूँ, इसको 1 मान लेती हूँ और इसको 2 मान लेती हूँ, ठीक है। या फिर ये लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। तो हाफ इंटू में ए इंटू बी, ये किसके बराबर होगा, सी इंटू पी के, ठीक है ना। अब इस हाफ से हाफ तो कट गया, तो ए बी इज इक्वल टू आ गया आपके पास सीपी, और आपको यही तो यहाँ पर शो करना था, ए बी इज इक्वल टू सीपी, हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस एक बार आपको ये था कि पता होना चाहिए था कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना था, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया लगाना था, और वो आप लोगों को पता ही है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब देखो इसी के साथ एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो इससे भी आसान है। कह रहा है स्टेट थेल्स थ्योरम एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर थेल्स थ्योरम लिखनी है। तो थेल्स थ्योरम आप तो लिख ही लोगे, ये आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो ये थ्योरम मैं नहीं लिख रही हूँ, तो आप वहां से ये एनसीईआरटी बुक से अपनी थेल्स थ्योरम लिख लेना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप देख रहे हो इस फिगर में एक्स है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। जितनी बार भी एक्स है वैल्यू तो सब में सेम ही होगी। तो एक चीज दे रखी है कि जो ये डीई है ये ए बी के पैरेलल है, बस ये मिल गया ना। अब तो मैं थेल्स थ्योरम लगा के एक्स निकाल ही सकती हूँ। कैसे, देखो इसको यहाँ कर देते हैं क्योंकि और पार्ट हम कर रहे हैं। हमें ये गिवन है डीई पैरेलल टू ए बी है, तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ए बी सी, इसको मैं नाम दे देती हूँ सी, मेरे को ना यहाँ पर ये नाम था नहीं, ठीक है।
तो इसका मतलब AD अपॉन में होगा DC और BE अपॉन में होगा EC। जब दो लाइंस पैरेलल हों तो इसका मतलब AD अपॉन में BC जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग्स होती है वो अपॉन में हो जाती है। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यही है, वही चीज मैंने यहाँ लिख दी है। AD मेरे पास है 3x + 19 और ये है मेरे पास x + 3। ये है मेरे पास 3x + 4 और ये है मेरे पास x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 3x + 19 x इज इक्वल टू x + 3 और 3x + 4। तो ये आ जाएगा 3x² + 19x और यहाँ पर एक बार x से इस पूरे ब्रैकेट को मैं इंटू कर रही हूँ और एक बार 3 से इस पूरे ब्रैकेट को इंटू कर रही हूँ। तो ये आ गया मेरे पास 3x + 19x, यहाँ पर आ जाएगा 3x² + 4x + 9x + 3 4 जा 12। तो ये तो कट हो गया क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हमारे पास सेम डिजिट हो और सेम साइन हो तो वो कट हो जाते हैं। तो फाइनली बचा 19x और यहाँ पर देखें तो 4 और 9 मेरे पास आ गया यहाँ पर 13x + 12। तो अब मैं 19x के पास ही ले आई हूँ 13x को भी। तो 6x इज इक्वल टू 12। यहाँ से मेरे पास x आ गया 12 अपॉन में 6 कट किया 2। इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ गई और मुझे x की वैल्यू ही इसमें फाइंड करनी थी। तो ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए आसान है जिनको थेल्स थ्योरम याद है। अभी तो मैंने आपको बोल दिया कि थेल्स थ्योरम आप एनसीईआरटी बुक से लिख लेना, लेकिन बोर्ड में तो आपको याद होनी चाहिए। तो अगर आपको थेल्स थ्योरम याद है अच्छे से, जो कि आपको करनी ही करनी है याद, है ना, तो बस आप थेल्स थ्योरम लिखो और ये वाला क्वेश्चन कर लो अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखो इसमें आप पे क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको यहाँ दे रखी है, हैज इक्वल रूट, ऑल्सो फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन सो ऑब्टेन। द्विघात समीकरण x² + px + 16 इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो p के सभी मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार प्राप्त समीकरण के मूल भी ज्ञात कीजिए। देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है और आपको सबसे पहले कह रहा है कि ना इस p की वैल्यू निकालो अगर इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, तो आप p की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो पहले हम यहाँ तक का पढ़ के इतना सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखेंगे करना क्या है। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ x² + px + 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो इक्वल रूट्स हैं, समान मूल है, तो इसका मतलब समान मूल में तो जो d होता है वो 0 होता है। इसका मतलब d होता है मेरे पास b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं देखूं तो a मेरे पास 1 है, इसमें b मेरे पास p है और c मेरे पास 16 है। यही है ना, 1 यहाँ, b ये रहा और c ये रहा। चलिए रख देते हैं, b² मतलब p का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 1 और c का मतलब 16 इज इक्वल टू 0। तो p², ठीक है, माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो p² इज इक्वल टू 64 आ गया। यहां से जैसे ही मैंने रूट हटाया, सॉरी स्क्वायर हटाया, तो यहाँ पर रूट लग गया, लेकिन प्लस माइनस का लगता है। क्यों? क्योंकि प्लस के 8 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो भी 64 आएगा और माइनस के 8 का स्क्वायर करोगे तो भी 64 आएगा, तो इसलिए दोनों लगाते हैं। इसका मतलब p की वैल्यू आ गई, एक तो प्लस की 8 आई और एक माइनस की 8 आई, दो वैल्यू आई है मेरे पास p की। चलो p मिल गया, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन, कह रहा है अब जो इक्वेशन बन गई है उसके रूट्स आपको बताने हैं। तो वैल्यू तो 2 आई है, इसका मतलब मेरे पास 2 इक्वेशन बनेगी क्योंकि दोनों बार मैं p की वैल्यू यहाँ पर रखूंगी, एक बार एक बार एक, तो फिर मेरे पास 2 समीकरण बनेंगी, है ना। तो चलिए पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। तो समीकरण एक बार मैंने रखा p इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर आ जाएगा x² + 8x + का 16। एक बार मैंने यहाँ पर रखा p इज इक्वल टू -8, तो यहाँ आ जाएगा x² - 8x + 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने दोनों ही केस रख लिए। अब मुझे इसके क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं, मतलब कि रूट्स, किसी से भी निकाल दो। मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, चलो बीच वाले नंबर को तोड़ते हैं। क्या होना चाहिए, प्लस माइनस करके आना चाहिए 8x, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 16x²। तो 4 और 4 ले ले, 4 + 4 जो होता है वो 8 होगा और 4 × 4 जो है वो 16 होगा। चलो वही ले लेते हैं। तो +4x + 4x इज +16। ठीक है, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, x कॉमन लिया तो x + 4 आया यहाँ,
यहाँ 4 कॉमन लिया तो भी x प्लस 4 आया, तो इसका मतलब x प्लस 4 और x प्लस 4, तो x प्लस 4 एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू आ गई -4 और -4। चलिए अब इस वाली से देखते हैं। देखो सिर्फ साइन का फर्क है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो ऐसा करते हैं, हम सिर्फ रूट्स में साइन चेंज कर देते हैं, जो हमने फैक्टर्स लिए थे, बाकी तो सब सेम ही रखते हैं। ठीक है, तो मैंने 4 और 4 ही रहने दिया, बस माइनस के कर दिए। x कॉमन लिया तो x माइनस 4, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो x माइनस 4, बाहर माइनस था ये, अंदर का मैंने साइन चेंज कर दिया, तो x माइनस 4 और x माइनस 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x आ गया 4 और यहां से भी x कितना आ गया मेरे पास 4, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 और 4। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं क्या कह रहा था वो यहाँ पर रूट्स, तो रूट्स मेरे क्या क्या है, 2 बार माइनस का 4 है और 2 बार प्लस का 4 आया, तो ये मेरे रूट्स आ गए, ये मेरे मूल आ गए। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। यहां पर आपसे क्या कह रहा है वो, फ्रॉम अ पॉइंट P which is at a distance of 13 centimeter from the center O of a circle of radius 5 centimeter, the pair of tangent PQ and PR to a circle are drawn. Find the area of quadrilateral PROQ. केंद्र O और 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर पर स्थित बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई है। चतुर्भुज PROQ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो फिगर आपको यहाँ बनी हुई दी हुई है, पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड बताऊं क्या करना है आपको। फाइंड तो आपको जो ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, 4 साइडेड फिगर चतुर्भुज ये वाला, इसका मुझे एरिया बताना है। तो देखो ये जो चतुर्भुज है ना, ये दो त्रिभुजों में बटा हुआ है, एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, बटा है ना दो त्रिभुज में। तो मुझे बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी है, मतलब रेडियस मुझे दे रखी है, टेंजेंट बता रखी है कौन सी है, ठीक है, और टेंजेंट से सेंटर तक की मुझे दूरी भी दे रखी है 13। अब अगर मैं चतुर्भुज में ये जो त्रिभुज बने हैं, ट्राइंगल बने हैं, अगर मैं इनका एरिया निकाल लूं और दोनों के ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दूं, तो फिर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। लेकिन ट्राइंगल का एरिया निकालूं कैसे। सबसे पहली बात पता है मैं क्या करती हूँ, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ, जो कि ये है। 3 कंडीशन चाहिए कॉन्ग्रुएंट के लिए और मुझे तीनों यहाँ फिगर देखते ही मिल रही है। तो आप सोच रहे होंगे मैं इन्हें कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ कर रही हूँ, बिल्कुल सही, क्यों कर रहे हैं हम इन्हें। देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो फिर इन दोनों ट्राइंगल के एरिया सेम होंगे, तो फिर मुझे एक ही ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और उसको 2 से इंटू कर दूंगी तो दोनों ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब फिर दोनों ट्राइंगल का एरिया आ गया तो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। ठीक है ना, तो करेंगे ही, चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं ये लिख देती हूँ कि जो ये मेरा OQ है ना, ये इस PQ पे लंब होगा, 90 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं। तो OQ जो है वो लंब होगा QP पे 90 डिग्री, उसी तरीके से जो OR है वो लंब होगा PR पे। क्यों होगा, थ्योरम 10.1 की जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पे परपेंडिकुलर लंब होती है, इसीलिए पहली चीज तो मैंने यही लिख ली। अब दूसरी चीज मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या करती हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करती हूँ। तो देखो कैसे करते हैं, तो ट्राइंगल में कोई से भी ले लो आप, ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ QOP एंड ट्राइंगल ROP। ठीक है, एक चीज तो मुझे दिख ही रहा है, एंगल Q जो है वो एंगल R के इक्वल है, 90 डिग्री है, जब लंब है तो 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, एक चीज और दिख रही है मेरे को, क्या, जो OQ, OR नहीं OQ, तो जो ये OQ है ये किसके बराबर है, OR के, 5 सेंटीमीटर है ये, क्योंकि दोनों ही मेरे पास क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, सर्कल की रेडियस है। ठीक है, एक और चीज चाहिए अभी, हाँ एक चीज OP कॉमन है दोनों में, उभयनिष्ठ है। चलिए तो फिर मेरा ट्राइंगल QOP जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ROP से, साइड 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 से। बस मेन मुझे यही चाहिए था कि मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो अब इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। इसका मतलब
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूओपी जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आरओपी के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का इक्वल होगा। अब एरिया कैसे निकालें? एरिया निकल तो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों ही, तो हाफ बेस इनटू हाइट जो भी हम पीछे करके आए हैं, लेकिन सब चीज पता है हमें, देखते हैं चलो। ये 90 डिग्री है तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है ना। अब जो बात आई इसकी, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है ये मेरे पास परपेंडिकुलर होगा पी के सामने वाला, ये मेरे पास बेस होगा। अच्छा, बेस तो मुझे यहाँ पता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे जब बेस नहीं पता? तो बेस निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो त्रिभुज मैं लेती हूँ कौन सा? पीओ क्यू, ठीक है। इसमें जो है वो होगा ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी पता है मुझे, क्यूपी नहीं पता, ये तो मुझको निकालना ही है। और ओ क्यू मुझे पता है 5 का स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू क्यूपी स्क्वायर प्लस 25। चलिए, क्यूपी स्क्वायर आ गया 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144। तो यहां से क्यूपी आ गया मेरे पास रूट 144। अब आप सोच रहे होंगे मैंने अभी आपको बोला था जब भी यहां से स्क्वायर हटता है तो यहाँ रूट लगता है, लेकिन आगे प्लस माइनस लगता है ना। अब आप एक चीज देखिए, ये आप साइड निकाल लो, क्यूपी ये निकाल लो ना, तो क्या ये कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, इसलिए आप लगा दो बिल्कुल प्लस माइनस, लेकिन क्यूपी जो निकलेगा ना वो प्लस का 12 निकलेगा, माइनस 12 नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइड कभी भी मेरी नेगेटिव नहीं होती है। तो चलिए, क्यूपी आ गया, बस अब तो मैं निकाल सकती हूँ ना। तो यहां पर निकालते हैं इसको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ पी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस अभी निकाला है 12 और हाइट मुझे ये पता है 5 है, ठीक है। इसको इससे कट कर दिया तो 30 आ गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा था मेरे पास? पी आर ओ क्यू, ठीक है ना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो वो आ जाएगा मेरे पास त्रिभुज का कौन सा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ पी। इन दोनों त्रिभुज के जो मेरे पास क्षेत्रफल आए उनको जोड़ दूंगी, ठीक है। तो 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके पास चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 पे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस तो हमें देख के ही पता चल जाते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, और सबसे बड़ी बात प्रूफ करना है, सिद्ध करना है किसको? इस पूरे को इसके इक्वल। तो कई बच्चों को इस चैप्टर से बहुत डर लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमको नहीं आता, प्रूव नहीं हो पाते, है ना। तो आप लोग प्रूव करते कैसे हो? स्टेप बाय स्टेप करो, बिल्कुल देखो हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर है, मैं स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ कि लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन पता है क्या, एक बार अगर आप स्टेप शुरू कर दो और आपको लगे हाँ बिल्कुल आप सही सही जा रहे हो, तो देखना लास्ट तक आंसर निकल के ही आता है। बस थोड़ी सी चीजें याद होनी चाहिए, जैसे कि जो फॉर्मुलेज है इसके पता होना चाहिए, साइन किसका उल्टा है, सेक किसका उल्टा है, कोसेक किसका उल्टा है, फिर तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम भी शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में बोल दिया मैंने थोड़ा सा लेंदी है, पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, सबसे पहली बात तो ना मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, इसको मैं राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख भी ली है, जितने मैंने आपको बताया क्या क्या करना होता है उतने ही लिख दी थी। इसको इससे इंटू कर देती हूँ और इसको इससे कर देती हूँ, उसी तरीके से इसको इससे इंटू करती हूँ और इसको इससे करती हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा। कुछ मिला इंटू करके? कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, टेन थीटा मेरे पास साइन अपॉन कॉस होता है, तो चलिए लिख लेते हैं ना वही। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख दिया इसकी जगह, और कॉट थीटा मेरे पास कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। बाकी सब तो और एक्सपेंड हो नहीं चल सकते, साइन को साइन में ही रहने देते हैं। तो साइन थीटा प्लस इसको देखो इससे इंटू किया तो ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ गया कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ऐसे रहने दो। ये हो गया मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ आ गया साइन थीटा,
अब ऐसा करते हैं, जो स्क्वायर वाले हैं ना उनको एक साथ लिख लेते हैं और जिन पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ उनको अलग कर देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? अब आगे सोचने वाली बात है, आगे क्या करें। तो आगे ऐसा करते हैं, इनके बेस सेम कर लेते हैं। देखो बेस सेम करके ना मुझको पता है कि आइडेंटिटी लगने वाली है, क्योंकि स्क्वायर तो पहले से ही है ऊपर। अब इसको इंटू करूंगी साइन थीटा से बेस सेम करने के लिए, और इसको इंटू करूंगी कॉस थीटा से बेस सेम करने के लिए। ये करूंगी ना, तो मैं यहां लिख रही हूं। तो ये हो गया मेरे पास साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब बात आती है यहां पर क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी आप लोगों को याद है? चैप्टर कौन से चैप्टर में की आपने ये आइडेंटिटी? इसमें तो नहीं की, 10th में, है ना। 9th क्लास में था चैप्टर नंबर 2, जिसमें आपने ये आइडेंटिटीज की थी, सारी की थी ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो लगाना पड़ेगा, तो वो होता है मेरे पास ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये मुझे लगाना ही पड़ेगा। चलो आइडेंटिटीज मतलब 9th क्लास वाली भी याद होनी चाहिए, है ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वैसे मैंने इस आइडेंटिटीज पे ना पूरी एक वीडियो बना रखी है 9th क्लास की। उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी आइडेंटिटीज थी हमने की थी वो सारी है। ठीक है, मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा एक बारी, उसको भी अच्छे से याद करके जाइएगा। तो ये तो मैंने देखो ऐसे ही लिख लिया। अब इस ए क्यूब और बी क्यूब की जगह मुझे ये लिखना है प्लस, तो ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा मेरे पास ऐसे ही चल रहा है। बहुत बड़ा हो गया है क्या? अब नेक्स्ट कौन सा स्टेप लें आप बताओ। ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मेरे पास 1 होता है, उसको लिख लूं 1, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा देखने में ना, बहुत बड़ा लग रहा है ना ये। तो मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया। ये जो मैं जितनी यहाँ आइडेंटिटीज लगा रही हूँ ना, ये सारी आइडेंटिटीज आपको पेपर में लिख के आनी है। आप कौन सी आइडेंटिटी कहाँ से ले रहे हो, ये नहीं है बस लगाते रहो, नहीं लिखनी है। तो मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं लास्ट में लिखने वाली हूँ कौन कौन सी आइडेंटिटीज मैंने यूज की है। तो एक तो ये रही यहीं पर की है, मैं स्टार बना देती हूँ ताकि याद रहे। तो अब क्या किया जाए? अब सोचने वाली बात है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं, देखो इन दोनों को ऐसा करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, उबेनिष्ट करते हैं, दोनों एक जैसे। तो चलो इसको लिखते हैं पहले। पता है जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, जो आपके माइंड में आए ना कि ऐसा करना चाहिए, आप वैसे ही किया करो बिल्कुल। तो देखो यहाँ तो 1 बचा, और यहाँ पर मेरे पास बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, यही बचा ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं है ना, मैंने यहाँ 1 लगा दिया। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब देखो मैंने यहाँ पर ना बेस सेम कर लिए हैं, तो ये आ गया मेरे पास कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का 1। ठीक है, अच्छा मैं इस स्टेप को ना आगे लिखती हूँ, ये यहाँ पर आ नहीं पाएगा पूरा स्टेप, इसको यहाँ से हटा देते हैं अभी, क्योंकि इसके बाद ना 2-3 स्टेप और है, तो हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको। ठीक है ना। देखो अब आपको पता ही तो चल गया, मैं बेस सेम कर दूं तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये तो कट हो गया। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाहर बचा, यहाँ बचा 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब थोड़ा सा छोटा हो गया है, अब उम्मीद लग रही है कि आंसर हमारा आ ही जाएगा। यहाँ पर 1 से इसको पूरे को इंटू कर दिया है मैंने। ऐसा करें, इसको अलग अलग कर दें, प्लस कॉस थीटा, दोनों के नीचे है ना ये साइन थीटा और कॉस थीटा, तो मैंने दोनों को नीचे अलग अलग लिख दिया।
ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, फाइनली क्या बचा आपके 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा। अब 1 अपॉन में कॉस थीटा होता क्या है, सेक थीटा, और 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, कॉस सेक थीटा, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। हो गया ना। तो जो जो चीजें माइंड में आती रहे उनको करते रहो, वही चीज मैंने की है। जो जो मेरे माइंड में आता रहा कि इसको ये कट हो जाएगा, बेस सेम करके यहाँ पर लिख देते हैं, कोई आइडेंटिटी लग रही है, तो वो सारी चीजें मैंने की और देखो प्रूव हो गया। अब जल्दी से लिख दे क्या क्या यूज किया है। एक तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 यूज किया है। एक टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, ये यूज किया है। एक कॉट थीटा जो है वो साइन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। और क्या यूज किया है, 1 अपॉन में कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा होता है, ये भी यूज किया है। और 1 अपॉन में साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा होता है, ये भी यूज किया है। जो जो आप यूज करो सब आपको लिख के आना है कि यही आइडेंटिटीज आपने यहाँ पर यूज की। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। कौन से पे आ गए हम, 33 लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इसमें इंटरनल चॉइस है। पेपर में तो आप एक करने वाले हो लेकिन अभी हम दोनों ही करने वाले हैं, है ना। देखो क्या कह रहा है आपसे, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये तो आपका। ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से कर रखा है पूरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, दो ही एक्सरसाइज है, दोनों ही एक्सरसाइज हमने कर रखी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगी आपको नीचे, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो क्या सिद्ध करना है आपको, जो डायमीटर होता है ना व्यास सर्कल का, अगर आपने उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स को ड्रॉ कर दिया स्पर्श रेखा को, तो आपको ये प्रूव करना है कि वो दोनों जो है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। ये आपको प्रूव करना है, फिगर बनानी पड़ेगी। इसका मतलब ये फिगर इसकी नहीं है और वाले के लिए है ये। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो कैसे बनाए इसकी फिगर, सर्कल बना लेते हैं एक, मैं छोटा सा बना लूं, ठीक है, आप बड़ा बनाना। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली डायामीटर, एक स्पर्श रेखा ये रही। अच्छा बिल्कुल पास से बनाओ स्पर्श रेखा। तो दूसरी स्पर्श रेखा मैंने ये बना दी। ठीक है, मैं दोबारा बनाती हूँ इस फिगर को, क्योंकि अगर फिगर सही नहीं बनेगी ना तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा मुझसे। फिगर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं बताने के लिए। मैं यहाँ बना देती हूँ, ठीक है, इसके साथ बना रही हूँ मैं 33 की फिगर। ठीक है ना, अब सही है। ए बी नाम मैंने दे दिया, ये मेरा डायमीटर है। अब जो ये दोनों मैंने टेंजेंट्स खींची है, मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स जो है ना वो पैरेलल है। पहले तो इन्हें नाम दे देती हूँ, तो एक को पी क्यू दे दो, एक को आर एस दे दो। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ सेंटर है मेरे पास ओ। देखो ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर होगी पी क्यू पे, ठीक है, और ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर होगी आर एस पे, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। क्योंकि थ्योरम 10.1 हमको ये बोलती है कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो मैंने वो लिख दिया। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है ना, इसका मतलब एंगल ओ ए पी 90 है। उसी तरीके से एंगल ओ ए क्यू ये भी 90 होगा, फिर एंगल ओ बी आर ये 90 है, और एंगल ओ बी एस ये भी 90 है। ठीक है, अब देखो एंगल, ये वाला एंगल जिसको मैं शेड कर दूं, ओ ए पी जो है वो, और ओ ये वाला एंगल जिसको मैंने शेड किया ओ बी एस, ये तो मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और दोनों इक्वल भी है। कांतर कोण है ना ये मेरे, और ये मेरे पास जो है वो इक्वल भी है। उसी तरीके से फिर आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों भी तो है, बिल्कुल। तो एंगल ओ ए क्यू जो है वो एंगल ओ बी आर ये भी मेरे ऑल्टरनेट है। और ये दोनों एंगल्स इक्वल तो तभी होते हैं ना जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, वरना तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये वाली दोनों लाइंस जो है वो मेरी पैरेलल है, समांतर है। अब मुझे यही तो प्रूफ करना था कि ये दोनों लाइंस मेरी पैरेलल है, तो ये तो इन्हीं से ही प्रूफ हो गया। हो गया नहीं हो गया, तो बस लिखना ही रह रहा है ना, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर, सिंस
ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, तो लाइन PQ एंड दूसरी कौन सी थी RS विल बी पैरेलल, ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लिख लेना आप यहां पर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। जब मेरे ये एंगल्स इक्वल है, और एंगल्स इक्वल तभी होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है, तो इसका मतलब जब एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइंस भी मेरी क्या होंगी, पैरेलल। तो इसका मतलब PQ और RS जो मेरी स्पर्श रेखा थी वो दोनों जो है मेरी समांतर हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो बस लास्ट में लिख दीजिएगा कि जो हमारे पास ये एंगल्स हैं ये ऑल्टरनेट है और जो ये लाइन्स है मेरी वो पैरेलल है, ठीक है। अब रह गया है मेरे पास एक क्वेश्चन और वाला, फिर हमारे पास ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा 3 मार्क्स वाला, है ना। वैसे पता है ये वाला आसान है, चलिए कोई नहीं, ये भी आसान है, इसको भी देख लेते हैं। इन फिगर PQ and RS are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with the point of contact C intersect PQ at A and RS at B. Prove that angle AOB is equals to 90 degree. दिए गए चित्र में PQ तथा RS केंद्र O वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं। इस वृत्त पर स्पर्श बिंदु C पर एक अन्य स्पर्श रेखा AB है जो PQ को A और RS को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण जो आपका AOB है वो 90 है। पहली बात तो ये कोण है कहाँ, ये रहा, ये 90 बताना है। क्या क्या आपसे कह रहा है कि एक तो जो ये PQ है और एक जो ये RS है, ये आपकी दो क्या है, स्पर्श रेखाएं, और दोनों ही जो है मेरी समांतर है, मतलब पैरेलल है, ठीक है। उसके साथ साथ एक और बता रहा है कि जो ये AB है ये भी आपकी स्पर्श रेखा है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे ये C दे रखा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्पर्श बिंदु आप समझते हो ना, अब ये इस पे जहां पर ये लंब होती है 90 डिग्री बनाती है वो है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है कि जो ये पूरा एंगल है, ये वाला पूरा AOB ये 90 डिग्री का है, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको बता दिया ना ये प्रूफ करना है, मैं इसको ना अभी फिलहाल के लिए इरेज कर देती हूँ क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करने वाली हूँ। कंस्ट्रक्शन मतलब वो वाली कंस्ट्रक्शन नहीं करने वाली कंपास और उसकी पेंसिल से, नहीं, खुद से कुछ कंस्ट्रक्ट करने वाली हूँ। वो क्या, मैंने बताया क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहां लिख भी दिया जो मैंने किया, ज्वाइन OD OE और OC, मतलब OD OC OE को मिलाएं, ठीक है। अब मिलने के बाद आप देखो ये ना 4 ट्रायंगल बन गए हैं, 1 2 3 4 बन गए ना 4 ट्रायंगल। मैं बताइए क्या करती हूँ, दोनों ट्रायंगल लेती हूँ और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ। कॉन्ग्रुएंट इसलिए प्रूफ कर दूं ताकि उनके जो एंगल्स हैं वो मैं CPCT से इक्वल प्रूफ कर सकूं, इसलिए, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ना मैंने यहाँ पर ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये लिख लिया है। तो जो OD है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, PA पे, और जो OE है वो परपेंडिकुलर होगा RS पे। थ्योरम 10.1 अब तो आपको याद हो गई होगी, आज में हमने शायद ये थ्योरम 2 या 3 क्वेश्चनों में लगा ली है कि जो हमारी रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। अब मैंने ट्रायंगल कौन कौन से लिए, मैं बात कर दूं किस त्रिभुज की, ADO की एंड त्रिभुज ACO, इन दोनों की, जिन पे मैंने ये वाला टिक लगाया। 3 चीजें चाहिए। तो देखो एक तो ये भी तो मेरी स्पर्श रेखा है यहां, और ये वाली A से बन रही है, इसका मतलब AD जो है वो तो मेरी AC के इक्वल होगा, टेंजेंट है ये मेरे पास, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, स्पर्श रेखा है बिंदु A से, ठीक है। और एक और चीज क्या लें, और हाँ एक ये भी तो ले सकते हैं हम कि जो OD है वो OC के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये मेरी रेडियाई है, त्रिज्या है वृत्त की, रेडियाई ऑफ द सर्कल, तो दोनों इक्वल ही होंगी। कुछ और मिल रहा है, OA दोनों में कॉमन मिल गया, उबेनिष्ठ कॉमन हो गया। चलो तो इसका मतलब मेरा ट्रायंगल जो है ADO जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया ACO के, साइड से ही आ गया, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं इनके एंगल्स को इक्वल कर सकती हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को CPCT से कर सकती हूँ ना। तो मैंने पता है यहाँ पर क्या किया, जो ये AOD है ये वाला एंगल और AOC है ये वाला एंगल, इन दोनों को इक्वल लिख दिया। तो एंगल AOC
डी किसके इक्वल हो गया, ए ओ सी के, सीपीसीटी से। ठीक है, चलिए अब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए इन दोनों ट्रायंगल को। अब आ जाओ आप नीचे वाले ट्रायंगल्स पे। तो यहां करते हैं, कौन कौन से की बात करें, बीओसी ले लेते हैं एक तो, ठीक है, और दूसरा हम यहां पर लेते हैं कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, बीओई लेते हैं। तो सिमिलरली होंगे ये भी, तो पूरा दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ट्रायंगल बीओसी एंड ट्रायंगल बीओई, यहां ट्रायंगल बना देना, आर कॉन्ग्रुएंट। तो फिर ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, जैसे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, वही सेम 3 कंडीशंस आएंगी, तो दोबारा कंडीशंस लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब फिर ये वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से, बीओई और बीओसी, सीपीसीटी से हो जाएंगे ना इक्वल। तो मैंने ये दो भी इक्वल कर दिए। ठीक है, अब देखो जो ये मेरे पास डीई है, इस पे बन रहे हैं ये चारों एंगल, बनने ना चारों एंगल, तो इन चारों एंगल्स का सम तो फिर 180 डिग्री होगा ना जब ये इस पे बन रहे हैं। तो क्योंकि एक लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, समपूरक कोण, कितने सारे नाम मैंने एक ही के बता दिए, है ना। अब वो सब क्या होते हैं, 180 डिग्री के। तो इसका मतलब एंगल एओडी ये वाला एंगल, एंगल एओसी ये वाला एंगल, और एंगल बीओसी ये वाला एंगल, और एंगल बीओई ये लास्ट वाला एंगल, इन चारों का सम कितना होगा, 180। तो वो मैं यहां लिख देती हूँ। तो एंगल मैं इसमें भी ज्वाइन कर देती हूँ ताकि पता चल जाए मुझको। तो एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी हाँ, प्लस एंगल बीओई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो आपको यहां बताना है एओबी ये वाला, ठीक है। तो इसमें एक तो एओसी आ रहा है और एक बीओसी आ रहा है, एओसी और बीओसी, इन दोनों को रखना है, बाकी दोनों को हटा देना है। ऐसी थोड़ी हटा सकते हैं कि हमने सोचा कि ये चाहिए ये रख दो बाकी हटा दो, नहीं कर सकते ना ऐसा। तो देखो अभी तो हमने प्रूफ किया कि मैं एओडी की जगह एओसी लिख सकती हूँ और बीओई की जगह बीओसी लिख सकती हूँ, दोनों इक्वल है, तो वही कर देती हूँ। यहां मैंने लिख दिया एओसी, इसको भी मैंने एओसी रहने दिया, इसको मैंने बीओसी रहने दिया, और यहां मैंने लिख दिया बीओसी बीओई की जगह, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास 2 एंगल एओसी, ये आ गया मेरे पास 2 एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, उपनिष्ठ किया, बस अब तो मेरा आंसर आ गया है। तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी जो है वो मेरे पास हो गया 180 अपॉन में 2, कट किया 90, आ गया 90। लेकिन हमें तो एओ भी 90 लाना था, और ये कौन सा आ गया, एओसी और बीओसी, तो ये कौन कौन से एंगल है। तो अगर आप देखो एओसी और बीओसी मिलके एओबी ही बन रहे हैं, तो एओबी जो आ गया वो आपका आ गया 90 डिग्री, और आपको यहाँ पर यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आप पे 33, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। दूसरी बात थोड़ा सा आपको खुद से इसमें कंस्ट्रक्ट करना था, है ना, खुद से लाइंस को ज्वाइन करके सोचना था, ठीक है ना। तो जो ये आपके पास चैप्टर नंबर 10 है ना, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए, और जितने भी आपके प्रैक्टिस पेपर आए हैं ये वाले क्वेश्चंस हो गए, प्लस सपोर्ट मटेरियल, आप ये तीनों चीज कर लो इस चैप्टर की, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा किस क्वेश्चन में आपको कैसे करना है आंसर। तो आपको पता चल जाएगा कब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, इसमें खुद से कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, कब हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और कब नहीं करना, ठीक है। मैंने आपको ये चैप्टर एनसीईआरटी से भी करवा रखा है, सपोर्ट मटेरियल से भी ये चैप्टर मैंने आपको करवा रखा है, प्लस इसकी वर्कशीट्स जो आई हुई है इस चैप्टर की वो भी मैंने आपको इस करवा रखी है। ये तीनों कर लो, प्लस जो प्रैक्टिस पेपर है वो भी आज हमारा हो गया। लो प्रैक्टिस पेपर 1 तो मैंने आपको पहले ही करा दिया था, प्रैक्टिस पेपर 2 में ये हो ही गए, बस 5 मार्क्स के क्वेश्चन रह गए, ठीक है, उसमें ये वाला चैप्टर का नहीं है क्वेश्चन, तो ये भी मैंने आपको करा दिया। तो इन सब की लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ये वाला चैप्टर जो है ना सिर्फ इन तीनों चारों चीजों से कर लो, तो देखो आपको अच्छे से पता चल जाएगा किस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये क्लास यहीं खत्म करते हैं, 33 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अब हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।